नमस्कार बच्चों, TRI द रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट की CUET क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन शर्मा और अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स के लिए। ठीक है, अभी तक अपन ने चैप्टर 5 का एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव्य वाले चैप्टर को अपन ने कितना कर लिया, आधा कर लिया। अपन उसके अपन सेकंड पार्ट की अपन यहाँ से स्टडी करेंगे। सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा टफ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ मैग्नेटिज्म है इससे रिलेटेड ज़्यादा डेफिनेशंस आएंगी और कुछ नहीं, बस डेफिनेशन इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। ठीक है, इस वाले चैप्टर में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर का जो क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पर जो सिलेबस है वो ये है, केवल अपने पास में 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक में अपन को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बस उनके बारे में छोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं वो अपन को याद रखने हैं। तो क्वेश्चन आने के चांसेस तो यहाँ से हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहने का मतलब है कि पृथ्वी की चुंबकत्व की अपन बात करेंगे। ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, भौगोलिक अक्ष क्या होती है? इट इज एक अपने पास में सीधी रेखा है, ज्योग्राफिकल एक्सिस, जैसे स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे अब इस वाले पॉइंट से अभी अपन ये मतलब नहीं कि अपन मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म वाली लाइन तो अलग आएगी। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। इट इज आल्सो नोन एज पोलर एक्सिस, यानी कि अर्थ जो है अपने पास में ऐसी है टिल्टेड। ठीक है, तो इसका बच्चों नॉर्थ पोल ले रहा, साउथ पोल ले रहा, नॉर्थ पोल ले रहा, साउथ पोल ले रहा, तो इन दोनों से ये जो एक्सिस जाती है उस एक्सिस को अपन क्या बोल देते हैं कि वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन कर रही है दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसके बाद में ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, या फिर ज्योग्राफिकल मेरिडियम? एट एनी प्लेस is a vertical plane passing through the geographical north and geographical south of the earth। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जो मिलाने वाली जो लाइन है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा उस प्लेन को अपन क्या नाम देंगे? उसके वर्टिकल जो प्लेन आएगा, वर्टिकल, उस प्लेन को अपन क्या नाम देंगे कि वो प्लेन है अपने पास में क्या? ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, यानी कि एक्सिस तो हो जाएगा लाइन, और मेरिडियन क्या हो जाएगा अपने पास में? एक प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ की एक्सिस, अर्थ कैसी थी अपने पास में? मान लीजिए कि ऐसी है, तो ये रहा अपने पास में नॉर्थ पोल, ये रहा उसका साउथ पोल, ये रही अपने पास में, ये कौन सी लाइन है? ये अपने पास में पोल हो गया, ये अपने पास में क्या होगी? पोलर एक्सिस हो गई, या फिर ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गई। अब इसके वर्टिकल, इसके परपेंडिकुलर, इसके वर्टिकल जो प्लेन पास होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ठीक है, या फिर चुंबकीय याम्योत्तर है। नंबर 3 पर है ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इट इज ए ग्रेट सर्किल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर ये वो बना हुआ वृत्त होता है इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो कि ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये वाला तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला भी हो गया, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला इसको 90 डिग्री में ऐसे कट करता है, ये वाला ज्योग्राफिकल होता है, यानी कि इक्वेटर तो होता है ऐसे। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द ज्योग्राफिकल इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पोल्स, यानी कि अपने पास में ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर जितने भी पोल्स पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा ज्योग्राफिकल पोल्स नॉर्थ और साउथ से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर अवेलेबल होते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ पर इसको दो अलग अलग डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे। हाँ, ये अपने पास में अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों इसका तो ये तो रहा अपने पास में ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये रहा उसका ज्योग्राफिकल साउथ। बट जिसके ये पोल्स हैं थोड़े से टिल्टेड है, नॉर्थ पोल यहां पर ना होकर नॉर्थ पोल इधर कहीं पर लाई करता है, नॉर्थ पोल यहीं कहीं पर लाई करता है, साउथ पोल यहां कहीं पर लाई करता है। ठीक है, इट इज इंक्लाइन टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस नियरली एट एन एंगल ऑफ 17 डिग्री। ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर से लाइन जो ड्रॉ की है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि इसे अपन चुंबकीय अक्ष में नाम देते हैं। ये पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है, और भौगोलिक अक्ष ये रहा जो कि मैंने आपको रेड लाइन से शो किया। तो बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल होता है 17 डिग्री। मैग्नेटिक मेरिडियन,
चुंबकीय याम्योत्तर यानी कि इस वाले की परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा उसको अपन क्या नाम देंगे, वर्टिकल प्लेन। इसके भी जो परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा उसको अपन मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर नाम देंगे। इसके बाद में मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय विषुवत रेखा या फिर हाँ भूमध्य रेखा, सही है। इट इज ए ग्रेट सर्किल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा ऐसे ऐसे जो प्लेन आएगा उसको अपन क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर अपन उसे नाम देंगे। ऑल द पॉइंट्स ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स। नेक्स्ट, दिक्पात का कोण, डिक्लिनेशन एंगल या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात का कोण कितना होता है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन नाम देते हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका मान जो है वो हर जगह पर अलग अलग रहता है। लाइन्स शोन ऑन द मैप थ्रू द places that have the same declination are called isogenic line. Line drawn through places that have zero declination angle is called agonic line. ये वाले दोनों पॉइंट्स याद करने वाले नहीं है, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। डिप और इंक्लिनेशन एंगल यानी कि नति या नमन कोण, ठीक है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल फील्ड है, अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड किस तरफ आ जाएगी ये वाली, और अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है और यानी कि क्षैतिज जो, हाँ जी, क्षैतिज जो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको अपन क्या नाम देते हैं कि वो डिप एंगल है या फिर नति या नमन कोण है, ठीक है। इट इज 0 एट द इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द पोल्स। ये अर्थ के पोल पर कितने होते हैं 90 डिग्री और इक्वेटर पर कितनी वैल्यू होती है इसकी 0 डिग्री होती है। लाइन ड्रॉन्स ऑन ए मैप थ्रू प्लेसेस हैव द सेम डिप आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइंस, और जिनकी वैल्यू 0 हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्लिनिक लाइन बोल देते हैं, ठीक है। ये वाले दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, इसलिए अपन फटाफट से कर रहे हैं इसको, तो बड़ी बात नहीं है इसको, इन सबको याद रखना, बस इनको रिवाइज करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट लाई इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है सारी की सारी अर्थ की, वो कैसी, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नहीं आती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज जो घटक होता है, यानी कि मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल डेल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको अपन ने प्रीवियस वाले डायग्राम में इस तरह से देखा था ना, ये वाला, ये रहा अपने पास में, ये रही अपने पास में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इस वाली फील्ड के अलोंग में कंपास आके रुकेगा, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड ये वाली, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन क्या बोल रहे थे, नति कोण या फिर नमन कोण। अब वापस आते हैं अपनी जगह पर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन रहता था, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनेगा, बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल, ठीक है। टेंजेंशियल स्पर्श रेखा नियम, ये वाला अपने पास में सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने एग्जाम में नहीं आ सकता ये, क्योंकि अपने पास में सिलेबस में सीधा सीधा ये बोला गया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये वाले जो टॉपिक है सीबीएसई में इंक्लूड नहीं है स्पर्श रेखा वाला, यहाँ तक तो है, ये वाला नहीं है स्पर्श रेखा, ये पुराने टाइम में आता था, लेकिन इस चीज़ को हमें पता नहीं कि भाई आएगा कि नहीं आ सकता, ये कुछ इसका कंफर्मेशन है कि सिलेबस में है कि नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है, ठीक है। एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स में ये वाली चीज़ अभी भी मिलती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इफ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड इन ए रीजन वेयर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, the needle will align itself along the direction of the resultant field of the two field such at an angle theta such that the tangent of the angle is the ratio of the two fields। यानी कि अपने पास में जहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में अपन ने एक कंपास को लटकाया, जहाँ पर कंपास जाकर रुकेगा
वो अपने पास में रिजल्टेंट फील्ड बनेगा। वो कंपास क्या बनेगा, वो अपने पास में रिजल्टेंट फील्ड बनेगा। जब वो कंपास अपने पास में रिजल्टेंट फील्ड बन रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फील्ड और पहले वाले एक फील्ड के बीच का जो कोण है थीटा, उन दोनों का जो रेशियो यानी कि B2/B1, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज tan थीटा। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्पर्शरेखा नियम नाम दे देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो कहां पर जाकर जीरो होता है, नन ऑफ दीज, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नेटिक पोल नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं। अच्छा, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन क्या है वो तो देखिएगा। तो बच्चे ये अपने पास में मैग्नेट, ये अपने पास में अर्थ है, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, ठीक है, ये रहा अपने पास में। तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकते कि नहीं हो सकती, ज्योग्राफिकल पोल नहीं हो सकता, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। कंपैरिजन ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। आपसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला जो चैप्टर था ना, पोर्शन था जो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वहां से ज्यादा कोई फॉर्मूला बेस्ड को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन बेस्ड तो नहीं पूछा है कि भाई चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है, बट वो पता होनी चाहिए, बिकॉज वो अपन को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये तो थोड़ा ना पूछा कि एंगल की यूनिट क्या होती है। अपने पास में तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अपने पास में तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एक मैं बात कर लेता हूँ मैं आयरन की, एक मैं बात करता हूँ आपसे एल्यूमिनियम की, एक बात मैं आपसे करता हूँ कॉपर की। तीनों में मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग डिफरेंट है। बच्चों तीनों की तीनों ही हीट के कंडक्टर हैं, ऊष्मा के चालक हैं, तीनों की तीनों ही, यानी कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों ही धारा के भी चालक हैं, विद्युत के भी चालक हैं, बट इन तीनों में मैग्नेटिज्म से रिलेटेड डिफरेंट होता है, तीनों का डिफरेंट रेजिस्टेंस भी है, तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड डिफरेंट है ये। तो अपने पास में चुंबकीय पदार्थों को यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया, करने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि आपसे फैक्ट्स जो वो आसानी से याद तो भी हो जाएंगे। एक होता है अपने पास में डायमैग्नेटिक, एक होता है अपने पास में पैरामैग्नेटिक, थर्ड नंबर पर आता है अपने पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले अपन बात करें डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होते हैं अपने पास में प्रतिचुंबकीय, प्रति जो कि मतलब कि दूर करेंगे, एंटी है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से भाई दूर की तरफ जाएंगे, एंटी है ये होता है अपने पास में प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक ये होते हैं अनुचुंबकीय, जो कि थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, यानी कि इनको अपन बोलते हैं लौ चुंबकीय। डायमैग्नेटिक की खास बात क्या होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक से दूर की तरफ भागेंगे। मैग्नेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट से दूर की तरफ भागते हैं, दूर जाते हैं। जो मैग्नेट की तरफ हल्का सा शिफ्ट होते हैं उनको अपन बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, ठीक है। और जो फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल, यहां से बच्चों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि भाई एंटीमनी, ठीक है, बिस्मथ, ये किस कैटेगरी में आता है ये पूछा जाता है, तो फिर एग्जाम्पल आपको याद करना ही पड़ेगा। या फिर इनसे रिलेटेड एक और क्वांटिटी आपसे पूछी जाती है, वो हो सकती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन के टर्म्स में। टेबुलर फॉर्म में अपन इसे यहां पर ही देखेंगे, अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अपन टेबल के अभी बाद में भी देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला एग्जांपल क्या है, एंटीमनी, दूसरा एग्जांपल क्या है, बिस्मथ, ठीक है, कॉपर, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर यानी कि Cu, गोल्ड यानी कि Au, सिल्वर यानी कि Ag, एल्कोहल, क्वार्ट्ज, मरकरी यानी कि Hg, क्वार्ट्ज, एल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, ऑर्गन, ठीक है। ये सारी के सारे कैसे हैं बच्चों, ये सारे के सारे डायमैग्नेट है, जबकि एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लेटिनम, Pt, ऑक्सीजन, O2,
ये सारे के सारे ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, डायस्प्रोसियम, इन दोनों को अलग से लिखा गया है। ये एग्जाम्पल आसानी से मिलते नहीं है, लेकिन ये वाला दोनों एग्जाम्पल कहीं पूछे भी नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ये बच्चे स्पेशल मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों रेयर अर्थ मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, तो कभी भी पूछे जा सकते हैं कि भरोसा थोड़ा ना है। 118 एलिमेंट है, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं, द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड्स टू अवॉइड द सब्सटेंस, ये चुंबक ये क्या करते हैं कि ये उससे दूर भागते हैं, उसमें से पास नहीं होंगे, उससे दूर जाएंगे। जबकि जैसे कि ये वाला है, इसमें से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। ये वाली जो फील्ड लाइन है नंबर 3 की बीच वाली, ये बच्चों उसके ऊपर से निकल रही है। जबकि पैरामैग्नेटिक में से बहुत कम फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास होती हैं, ठीक है। जबकि फेरोमैग्नेटिक में से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी, सारी की सारी फील्ड लाइंस अपन बोल सकते हैं कि उसमें से पास हो सकती हैं फेरोमैग्नेटिक में से, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड कंपैरिजन, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, दूर भागेगा। तो जहां पर स्ट्रांग फील्ड है और जहां पर वीक फील्ड है, तो ये बच्चों स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ आ जाएगा। व्हेन प्लेस्ड इन पैरामैग्नेटिक की अपन बात कर रहे हैं, ये तो क्या था अपने पास में प्रतिचुंबकीय, ये तो था अपने पास में प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक, ये क्या था अपने पास में अनुचुंबकीय यानी कि पैरा, ये क्या था अपने पास में प्रति अनु, और ये क्या था अपने पास में लौह यानी कि फेरो, ठीक है। तो बच्चों पैरा को अपन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ है, वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत रैपिडली शिफ्ट होते हैं। आपने देखा होगा ना कि जैसे कि लोहे की कील को अपन मैग्नेट के पास में लेकर के, तो वो लोहे की कील के साथ में मैग्नेट चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट, व्हेन अ डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर। और जबकि इस वाले केस में ये पैरेलल टू द फील्ड, वो फील्ड के परपेंडिकुलर पैरेलल में आने की कोशिश करती है, ठीक है। जबकि ये क्विकली, ये तो थोड़ा सा टाइम ले लेगी, इस वाले केस में तो रॉड जो टाइम ले लेगी फील्ड के पैरेलल आने में। जबकि इसमें व्हेन a paramagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field it aligns itself in a direction parallel to the field very quickly, बहुत जल्दी अलाइन कर लेती है, ठीक है। नंबर 4 कंपैरिजन, ये लिक्विड स्टेट में मेटेरियल को रखा गया है। इफ a diamagnetic liquid taken in a glass watch glass is placed in uniform magnetic field it collects away from the center, ये बच्चों सेंटर से दूर जाएगा, ठीक है। ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है यानी कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भेजने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो इसके पोल्स पर होती है, ठीक है। तो इससे दूर भागेंगे, जब इससे अगर दूर भागेंगे तो फिर ये बीच में आने की कोशिश करेंगे, तो ये रहा बीच में, ये आ गया। जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, एंड्स पर, पोल्स पर, तो पोल्स पर कलेक्ट हो जाएगा, यानी कि उल्टा बन रहा है इसमें। और सेम रिजल्ट अपन को मिलेगा यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में। नेक्स्ट, व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंड्यूसिंग फील्ड, यानी कि इसकी में जो और मैग्नेटाइजेशन जो आता है वो इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है मैग्नेटाइजेशन। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में आता है, बस बहुत कम वैल्यू के साथ में आता है। जबकि इसमें ये ऑलमोस्ट सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट कर लेता है,
ठीक है, तो इसमें बहुत रैपिडली मैग्नेटाइजेशन आ जाता है इसमें सबसे जल्दी। इंड्यूस डायपोल मूवमेंट इज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, यानी इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा ये कम होगा, नेगेटिव वैल्यू का होगा। इसका डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट इसका छोटा होगा लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू का होगा। नेगेटिव वैल्यू क्यों? क्योंकि अपन ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसीलिए। नेगेटिव वैल्यू इसलिए क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। पॉजिटिव वैल्यू इसका इसलिए क्योंकि सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है। छोटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, सॉरी वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा था, बट कम शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि ये एम की वैल्यू इसके लिए बहुत बड़ी रहेगी, लार्जर वैल्यू रहेगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, छोटी होती है। आई की वैल्यू इसके लिए छोटी होती है बट पॉजिटिव होती है, इसलिए आई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी पी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यानी कि म्यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 रहती है। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा कैसी रहेगी? ये हमेशा मेरा कहने का मतलब बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी म्यू आर। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी इसके लिए म्यू आर कैसा रहेगा? ये ग्रेटर देन 1 रहेगा और ये मच ग्रेटर देन 1 रहेगा, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई एम हैज ए नेगेटिव वैल्यू। इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये अपन को पढ़ना जरूरी है देवी और सज्जनों। ये बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने सीएम लिख दिया, यहाँ पर काईएम आएगा, सही सिंबल काईएम आएगा। ठीक है, सिंबल को तो अब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, यानी कि काईएम नेगेटिव वैल्यू होती है तो लेस देन 0 अपन बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू। काईएम पॉजिटिव वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0। काईएम की वैल्यू इसमें बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो इसे अपन ग्रेटर देन 1 बोलेंगे, यहाँ पर मच ग्रेटर देन 1 होती है इसकी वैल्यू। दे डू नॉट ओबे क्यूरियस लॉ, इस वाले नियम को अपन छोड़ सकते हैं। क्यूरी लॉ, अच्छा ये नीचे भी लिखा हुआ है, क्यूरी लॉ अपने सिलेबस में नहीं था बट इस वाले को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर क्यूरी लॉ का बताया हुआ है। दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, दैट इज देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। दे ओबे क्यूरीज लॉ, देयर लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसी पैरम, इनका तो क्यूरी लॉ पर ही आधारित नहीं होता। तो बच्चों एक बार क्यूरी लॉ देख लीजिए। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ मेटल वेरीज इनवर्सली टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होने पर वो अपना मैग्नेटिज्म को लॉस्ट कर रही है, खो रही है उसे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? टेम्परेचर में राइज होने की वजह से वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस्ट कर रही है। ये क्यूरी लॉ को ऑब्वे नहीं करता है क्योंकि इनके मैग्नेटिज्म पर इफेक्ट नहीं आता है, जबकि इनके मैग्नेटिज्म पर इफेक्ट आता है तो अपने ये मैग्नेटिज्म खो देती है। ये दी ओबे क्यूरी लॉ एट ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट, दे लूज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या बनता है? ये ऐसा नहीं कि भाई पूरी तरह से क्या बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक नहीं बन पाएगा फिर ये। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पैरामैग्नेटिज्म जो था, थोड़ी बहुत जो चुंबकत्व इसमें बाकी था वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जब ये डाउन होगा तो वापस अपनी स्टेट में आएगा, तो इसे थोड़ा फिर उसे टाइम लग जाएगा इसे पहले की तरह बिहेव करने में सेम टेम्परेचर पर। जबकि क्यूरी लॉ को ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत तरीके से फॉलो करते हैं। क्यूरी पॉइंट जिसे अपन बोल देते हैं, उस क्यूरी पॉइंट जस्ट एक टेम्परेचर की वैल्यू है, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। आयरन के लिए अलग है, कोबाल्ट के लिए अलग है, और ठीक है निकल के लिए अलग अलग वैल्यूज रहती है इसके लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों काईएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सी इज द क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 1000 केल्विन, नीचे लिखा हुआ है। कोबाल्ट के लिए 1400 केल्विन, 600 केल्विन। ये टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में ही पता होने चाहिए। ये वाले टेम्परेचर बहुत मुश्किल है कि पूछा जाएगा, बट ये वाली जो प्रॉपर्टी ना काईएम वाली, किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है, ये आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव एंड वेरी लेस फॉर, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सबसे कम किसके लिए होती है? नेगेटिव किसके लिए होती है? बच्चों सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव किसके लिए होती हैं? सिर्फ प्रतिचुंबकी पदार्थों यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होती है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है,
इफ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 1.0001 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, देन सब्सटेंस इज, बच्चों म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 1 आ रही है, म्यू आर की वैल्यू कैसी आ रही है, हाँ जी, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, ये सब्सटेंस कौन सा होगा, म्यू आर की जो वैल्यू थी बच्चों डायमैग्नेटिक के लिए तो लेस देन 1 थी, किसके लिए थी वो था अपने पास में, हाँ सॉरी, रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 म्यू आर अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 था, और लौहचुंबकीय पदार्थों के लिए भी ग्रेटर देन 1 था, लेकिन काइम की वैल्यू यहाँ पर कैसी आ रही है, काइम की वैल्यू यहाँ पर है लेस देन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी गलत आंसर लिखा हुआ है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, लौ चुंबकीय नहीं, पैरामैग्नेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाँ जी, ये क्योंकि बच्चों पैरामैग्नेट के लिए, सॉरी फेरोमैग्नेटिक ये ना, फेरोमैग्नेटिक के लिए तो क्या रहता है अपने पास में, म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1, काई एम इज मच ग्रेटर देन 1, पैरामैग्नेट के लिए काई एम और म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, टाइम मैग्नेट के लिए दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए लेस देन 0, सॉरी वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होती इसके लिए, बट ग्रेटर देन 1 तो रहती है, और काइम की वैल्यू बच्चों सिर्फ इसके लिए पैरामैग्नेट के लिए ग्रेटर देन 1 आ रही है अपने पास में, सॉरी म्यू आर की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट कॉज ऑफ डिमैग्नेटिज्म, डिमैग्नेटिज्म यानी कि प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की गति उनका कारण है, कि उनके घूमने की दिशा क्या होती है, उनका मुख्य कारण होती है। प्रतिचुंबकत्व में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, एक कक्षा में अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो दूसरी वाली कक्षा में, दूसरी वाली ऑर्बिट में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, जबकि पैरामैग्नेटिज्म में वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिज्म का जो एक्सप्लेनेशन जो होता है वो डोमेन के टर्म्स में किया जाता है। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कितना होता है बच्चों, 0 होता है, क्योंकि वो, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, 0 भी अपन यहाँ पर उसका आंसर दे सकते हैं 0। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑब्वियसली ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 1, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, सो ऑप्शन नंबर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है, यानी कि लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय सापेक्ष पारगम्यता म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, मच ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप और मैग्नेटाइजेशन कर्व, हिस्टैरिसीस लूप अपने सिलेबस में नहीं है, बस आप इसको देख लीजिए, इस जितना ज़्यादा ये कर्वी होगा उतना बेटर वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, जितना ज़्यादा ये कर्वी होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस, उतना बेटर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। बी एच जो कर्व है वो बी यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एच यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि चुंबकन क्षेत्र के बीच में बनता है, कि इनकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसको दी गई थी और कितनी उसने एक्सेप्ट की है, ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों अभी के लिए अपने पास सिलेबस में इतना ही था, ये अपना चैप्टर नंबर 5 पूरा हो चुका है, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये अपने पास में सिलेबस जो टॉपिक था ये अपना पास में पूरा हो चुका है। अभी अपने पास में जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक सॉरी EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण उसे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप दैट आपको ये आज का चैप्टर समझ में आया होगा, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। बाय ऑल ऑफ यू।